जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। कल आप देखिएगा, कल कोर्ट में ई त्यागी नहीं, आपकी कथा वाला त्यागी जाएगा। यार ये लम्हे मैं सड़क पे नहीं बिताना चाहता। ओह, वेल, आई एम सॉरी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? रूबी को तलाक। एक नीतू, ऐसा है कि मैं तुम्हें शेक्सपियर की कलेक्शन लाकर दे दूंगा, उन्हें घर पे बैठ के पढ़ लेना। अभी पीछे चलते हैं। बाय युवराज। ये कैंपेन मैं हासिल करके रहूंगा पूजा। बहू को बकरुक। यानी उसने मुझे तलाक देने की बात जरूर की है ना ऋतु? बोल। बिल्कुल बिल्कुल मत रोना। देखो, रूबी के साथ तुम हो और तुम्हारे साथ ये ऋषभ, और मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। हेलो, या व्हाट? आई डोंट बिलीव इट। लेकिन मुझे जब तक इस खबर की असली वजह मालूम नहीं पड़ती, मैं कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ? ओके। कुकू, क्या हुआ? एक बहुत ही अजीब सी खबर मिली है। मतलब? महेंद्र ने मुझे कंपनी का प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया है। रियली? और अब मुझे कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सारे पर्क्स मिलेंगे। मैदान मार लिया मैत्री। शीला ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया, और महेंद्र ने शीला को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें कंपनी का प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया। यानी कि महेंद्र शीला पर नहीं, तुम पर मेहरबान है। तुमने शीला को ओवरटेक कर लिया। हो सकता है, लेकिन यही हुआ है मियां बीवी का झगड़ा, और झगड़े का नतीजा तुम्हारा प्रमोशन। कुकू, टेलीफोन पे यह बात सुनने के बाद मुझे भी सबसे पहले यही लगा था, लेकिन शीला के बारे में सुना है कि वो एक बहुत ही खुददार औरत है, लेकिन उसकी खुददारी से कहीं ज्यादा है उसकी महेंद्र के लिए मोहब्बत। पहली बाजी हारने के बाद शीला गिव अप करने वाली नहीं है, वो आखिरी दम तक लड़ेगी। अरे इसी शीला के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। रेनू से मुझे पता चला कि वो एक डिवोर्सी है, और महेंद्र से पहले उसका हस्बैंड एक निहायत बदनाम टाइकून था, के.डी. सक्सेना। रूबी। जीजा जी। अच्छा, बड़े रिश्तों वाली बन रही हो तुम, लेकिन आजकल तुम्हारा बर्ताव ऐसा हो गया है जैसे यतीम पैदा हुई थी तुम। क्या? मैं ये क्या कह रहा हूं ये पूछना चाहती हो ना तुम? क्यों रूबी, बात सुनने में बुरी लगी? और तुम ये सब जो कर रही हो, ये देखकर मुझ पर क्या गुजरती है, कभी सोचा है तुमने? अरे अभी हाल ही में तो अस्पताल से आई हो वापस, और ये एक दिन घर का काम नहीं होगा तो कोई मर नहीं जाएगा। नहीं ऋषभ, एक दिन घर का काम ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस अकेले तन्हा घर में वक्त गुजारने का बहाना ना हो तो कयामत आ जाएगी। ऋषभ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने बारे में ना सोचने के
बहाने ढूंढ रही हूँ। बस बस, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने बारे में सोचने की। तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मैं जिंदा हूं अभी तक, समझी? और मैं अपने उस पति के बारे में क्या करूं जिसे मेरे बारे में सोचना चाहिए? आ रहा था, इसी मुद्दे पे आ रहा था। वैसे आजकल तुम्हारे ये पतिदेव हैं कहां? उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं उसकी पत्नी हूं। उनसे कह देना कि अगर उन्हें तुम्हारे साथ रहने में जरा भी दिक्कत है तो तुम्हें भी उनके साथ रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। और तुम्हें भी ज्यादा पति भक्त बनने की जरूरत नहीं है। महज किताबी बातें हैं ये। अगर कोई रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा तो उसके साथ खींचातानी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपना सामान बांधो, तुम अभी इस वक्त मेरे साथ आ रही हो। 2 दिन में एकनाथ के होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो मेरे साथ। नहीं ऋषभ, एकनाथ की हालत चिंताजनक है और ऐसी हालत में मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। प्लीज। तो ठीक है, पड़ी रहो यहां पर, सहती रहो ये जुल्म और बनी रहो पति भक्त। मैं खुद जाकर तुम्हारे पतिदेव से मिलकर आता हूं। यहाँ ये जोर आजमाने से क्या होगा त्यागी जी? अगर जोर ही आजमाना था तो कोर्ट के अखाड़े में आजमाते। वहां तो चारों खाने चित हो गया। वकील साहब, अपना ही कमेंट्री बंद करिए। हमरा बहुत भेजा फेरा हुआ है, कहूँ ऐसा ना हो कि हमरा ये जोर आपका दिशा ले ले। कोई ताज्जुब नहीं होगा, कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आजकल आपका डायरेक्शन बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आप इतने दिशाहीन हो चुके हैं कि अपना ही केस खाई में ढकेल रहे हैं। छिड़किए न ससुरा, आप भी छिड़क लीजिए हमरे कट्टे पे नमक, जितना छिड़क सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप अपनी आजादी के लिए अपना खून छिड़क रहे हैं और मैंने और ऋषभ भैया ने जो खून दिया है इस केस को, वो खून नहीं नहीं नहीं, वो लाल रंग का शरबत है। वकील साहब, अगर आइंदा ऋषभ भैया का नाम जबान पे लाया ना तो हम आपका ये बाडी से आपका ये खाल और ये वकालत दोनों ही खींच लूंगा। खींच तो चुके हो त्यागी, अब कसर क्या छोड़ा तुमने? माथा खराब हो गया हमारा इस केस में और छीछा लेदर कर दिया तुमने। ये ऋषभ भैया कान का फ्यूज उड़ गया है का तोरा? तोरे कान का फ्यूज उड़ गया है का? हम तो से बोले ना कि ऋषभ भैया का नाम जबान पे मत लाना। एक ऐसा करते हैं कि एक रामपुरी चाकू लाकर दे देते हैं आपको। आप उससे अपने कानों को काट लीजिए, अपने आंखों को फोड़ लीजिए, अगर ये सच्चाई आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप चाहते क्या है? आपने पता है, आपने छीछा लेदर कर दिया इस केस का। बचा क्या है? अरे मैं क्या दिखाऊंगा ऋषभ जी को, और आप तो खैर दिखा ही नहीं सकते हैं, आप तो इस लायक ही नहीं बचे हैं। वकील साहब, हम आपसे पहले बोला था ना कि हम अपना लोगन के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अच्छा, इमोशनल हो गए थे क्या? कटघरे में खड़े होकर आपकी जुबान बंद हो गई, आपका दिल धड़कने लगा और दिमाग चला गया घास चरने। वही विचित्र इमोशंस हैं आपके। ये बहुत चित्रकारी का एग्जीबिशन लगा लिया। अब बहुत बेहतर होगा कि आप यहां से रफा दफा हो जाइए। मैं तुम्हारी चाकरी नहीं करता हूं त्यागी कि तुमने कहा कि यहां से रफा दफा हो जाइए और मैं यहां से चला जाऊंगा। खून दिया है अपना इस केस में मुझे, और आपके इस अधमरे केस में जो खून की बोतलें चढ़ रही हैं उसकी कीमत आपको पता नहीं है, इसीलिए थूक दिया अपने अदालत में। इस दुनिया में आपका एक ही अपना आदमी है, ऋषभ मल्होत्रा।
और वो जो आपके अपने हैं वो मौका परस्तों की मंडली है। आप पे खतरा आया, निकल लिए पतली गली से, हो गए 9 तो 11। और वो जो आपके औने पौने हैं उनमें से एक आदमी नहीं पहुंचा 50 रुपए खर्च करके कि त्यागी के केस का क्या हुआ। एक आदमी का हाथ दुआ के लिए ऊपर नहीं उठा होगा। आपके अपने आदमी, जो आपके अपने आदमी थे, उन्होंने कहा कि भैया त्यागी दद्दा को तो खतरा हो गया, निकल लो। निकल पड़े हैं तलाश में दूसरे त्यागी के। हमारे त्यागी दद्दा इमोशनल हो गए, उन्हें ऋषभ भैया के इमोशन की परवाह नहीं है। आपके ऋषभ भैया इस चेहरे पे उम्मीद की लकीरें खोजते हैं। तरस आता है आपके ऋषभ भैया पे। माफ कीजिए मिस्टर मैन, पर हमारे फ्रंट पे थोड़ी लापरवाही जरूर हो रही है। मैंने आपसे कहा ना, आई शुड लुक इनटू द मैटर। सर, आपने अपनी तरफ से एक्शन भले ही लिया हो, पर नतीजा? गवर्नमेंट के सेफ्टी कंट्रोल बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4.5 महीने में इशूड नोटिस के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने जो फैक्ट्स भेजा है उसमें पिछले 5 महीने से लेकर इस हफ्ते तक की सारी फैक्ट्स और फिगर्स मौजूद हैं। राजस्थान की खेतड़ी जिले में जो हमारा केमिकल प्लांट है उसके पॉल्यूशन लेवल को लेकर वहां के लोकल्स और पॉलिटिशियंस हंगामा खड़ा किए हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बहुत बदनामी हो रही है सर, और आपके बैंकर्स होने के नाते उस प्लांट में हमारा भी काफी पैसा इन्वेस्टेड है। कल को अगर उस प्लांट में ताला लग गया तो? जस्ट अ मिनट, ऐसी नौबत नहीं आएगी। या मैत्री, जरा मेरे कैबिन में आई अभी इसी वक्त। थैंक यू। इस मैत्री मेरी पर्सनल एडवाइजर है, हाल ही में अपॉइंट किया है। एक्चुअली LA में बिजनेस किया करती थी, अब बंबई में है। दूर की रिश्तेदार भी है। यस, कम इन। हाय, गुड मॉर्निंग। मिस्टर अग्रवाल, हमारे बैंकर, मैत्री मैडम। हेलो। एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। खेतड़ी जिले में जो हमारा केमिकल प्लांट है उसके MD को फैक्स भेजो। उससे कहो वी हैव रिसीव्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स ऑन द पोल्यूशन लेवल। ये रहा वो कंप्लेंट स्टेट बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल से। इसे पढ़कर फाइल कर दो। ओके सर। सर, फैक्स किसको भेजना है? MD को। क्या लिखना है फैक्स में? उससे कहो कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर पोल्यूशन लेवल कंट्रोल नहीं किया गया तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। थैंक यू मिस्टर मैन, प्लीज डू टेक एक्शन। अच्छा, मैं चलता हूं। ओके। कैन यू बिलीव दिस? फैक्स में कुछ और ऐड तो नहीं करना है? नहीं, लेकिन फैक्स आज ही चले जाना चाहिए। तुम्हें मैंने अपना पर्सनल एडवाइजर अपॉइंट किया है। ये मेरा डिसीजन सही है या गलत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके सर, मैं प्रूव कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज दैट? क्या आपने ये डिसीजन शीला देवी को नीचा दिखाने के लिए किया है? यस। महेन, बिजनेस में कोई भी डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ या ईगो की वजह से नहीं होना चाहिए। यू मस्ट प्लेस योर बिजनेस अबव योर पर्सनल लाइफ एंड अबव योर ईगो। ओके माय डियर पर्सनल एडवाइजर, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। फाइन? ओके। लीजिए, मिलिए। इनके पतिदेव आपके सामने। ये क्या हो गया है तुम्हें एकनाथ? क्यों अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए हो तुम? जो कुछ हुआ है उसे तबाही कहते हैं। बहुत बहुत कम
कमजोर निकले तुम तो। मिस्टर ऋषभ, खुदा न करे कभी आपके साथ वैसा हादसा हो जैसा मेरे साथ हुआ है, तब मैं आपसे आपकी ताकत के हालचाल पूछूं। हाँ, जैसे मेरे साथ आज तक मेरी जिंदगी में कोई हादसा हुआ ही नहीं। करोड़पति लोग हैं, आपकी दौलत आपके लिए शॉक अब्जॉर्बर है, लेकिन हमें कभी कभी बिजली के नंगे तारों को मुट्ठी में समेटना पड़ता है। हम गरीबों को सारे झटके खुद ही सीधे सहने पड़ते हैं। अरे बाहर निकलो, इस अमीरी और गरीबी के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो एकनाथ। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐतराज है, मुझे सिर्फ ऐतराज है। और आइंदा कभी अपने ये सलाह मशवरे लेके मेरे पास मत आइएगा, क्योंकि जितने बुरे वक्त से, जितने दुख से मैं गुजरा हूं, अगर उसका रत्ती भर भी आपको एहसास होता ना, तो मेरे जख्मों पर मरहम लगाने का आपका तरीका अलग होता, सहानुभूति के अल्फाज अलग होते। मुझे एहसास है तुम्हारे दर्द का, और इसलिए एक दोस्त की हैसियत। दोस्ती का लिबास पहनकर आप अपनी साली से मिलने आए हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने रिश्तेदारी निभाने में कोई गलती किया, तो आप इन्हें यहां से बेशक ले जा सकते हैं। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम एकनाथ। अरे जिंदगी में एक हादसा क्या नहीं हो गया? रूबी के लिए तुम्हारा सारा प्यार हवा हो गया, धुआं हो गया। शादी के बाद बहुत सारी चीजों के दाह संस्कार हो गए। सबसे पहले मेरा घर, उसकी चिता जली, क्योंकि रूबी को गरीब घर में रहना गंवारा नहीं था। उसके बाद इसे मां बनना गंवारा नहीं। अरे ये सच नहीं। इसने मेरी सारी खुशी, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें तो सब कुछ गलत नजर आ रहा है। एकनाथ, देखो अपने आप को संभालो। आखिर तुम चाहते क्या हो? लाल, मैं ये चाहता हूं कि आप यहां से बाहर चले जाओ। क्या? और वापस तभी आए जब आप रूबी को यहां से ले जाना। देखो, एक वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला